कहानी की शुरुआत एक दीवार पर कुल्हाड़ी के लगातार पड़ते वार की आवाज से हुई। हर वार पहले से भारी होता गया, जब तक कि दरारों से एक अजीब नीला तरल टपकने नहीं लगा। एक छोटा लड़का अपनी खोज से उत्साहित होकर उस पदार्थ को एक छोटी बोतल में इकट्ठा करने लगा। वह स्याही थी, एक दुर्लभ चीज। उसने मुस्कुराते हुए एक छोटे काले जीव का धन्यवाद किया, जिसका नाम नीरो था, जिसने उसे वहां तक पहुंचाया था। जैसे ही वह उस अंधेरे गड्ढे से बाहर निकला जहां वह खोज कर रहा था, उसने सोचा कि क्या इसे वापस ले जाने से आखिरकार पायनियरिंग कॉर्प्स उसे स्वीकार कर लेंगे। रोशनी में आते हुए उसने सामने शहर को देखा, जिसका केंद्र चमकते बदलते रंगों से दमक रहा था। भीड़भाड़ वाले शहर में लोग एक समूह को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, जिन्हें कलरिस्ट कहा जाता था। उनके शरीर चमकीले रंगों से झिलमिला रहे थे, जो हर किसी का ध्यान खींच रहे थे। लोग फुसफुसा रहे थे कि कैसे कलरिस्ट्स ने उस दिन एक और विशाल जीव को हरा दिया था। उनके लिए ये लोग हीरो थे, चमकते शहर के रक्षक। जब तक वे मौजूद थे, शहर सुरक्षित रहेगा। उस चमक से दूर शहर के किनारे के शैडो डिस्ट्रिक्ट में एक और समूह एक इमारत के सामने लाइन में खड़ा था। यह सी रैंक पायनियरिंग कॉर्प्स प्रवेश परीक्षा का परीक्षण स्थल था, जो किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए खुला था जिसके पास रंग था। वे ब्लैकलैंड्स की खोज करने और प्रसिद्धि कमाने का सपना देख रहे थे, लेकिन हर किसी का स्वागत नहीं था। वह छोटा लड़का अभी भी अपनी स्याही की बोतल पकड़े हुए परीक्षा शुरू होने से पहले ही बाहर फेंक दिया गया। गार्ड्स ने उसे जाने के लिए कहा, उसे एक बार फिर याद दिलाते हुए कि यह जगह उसके जैसे लोगों के लिए नहीं है। निराश होकर उसने चिल्लाकर पूछा कि क्यों। उसने उन्हें वह स्याही दिखाई जो वह लाया था, यह साबित करने की कोशिश करते हुए कि वह योग्य है। लाल बालों वाला एक आदमी आगे बढ़ा और पूछा कि क्या उसे सच में समझाना पड़ेगा। वह रंगहीन था। यह शब्द लड़के पर एक चोट की तरह लगा। आदमी ने कहा कि हर कोई अपने पहले से तय रोल के साथ पैदा होता है, लेकिन कभी कभी कुछ बेवकूफ अपनी जगह न जानकर सामने आ जाते हैं। उसकी हथेली से आग उठी जब उसने लड़के को ध्यान से सुनने की चेतावनी दी। उसके जैसे लोग वहां के नहीं थे। आग उसकी तरफ बढ़ी और वह डर से सिमट गया। जब उसने आंखें खोलीं, हमला जानबूझकर उसे नहीं लगा था। लाल बालों वाला आदमी मुस्कुराया और कहा कि केवल चुने हुए लोग ही पायनियर बन सकते हैं। उसके साथियों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। हर क्षमता पहले से ज्यादा शानदार थी। उसने समझाया कि शहर के बाहर ब्लैकलैंड्स हैं, एक ऐसा क्षेत्र जो अंधेरे में डूबा हुआ है, जहां राक्षसी जीव छिपे रहते हैं। केवल ताकत और रंग वाले ही वहां जीवित रह सकते हैं। पायनियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर अनजान की खोज करते हैं, संसाधन और खजाने ढूंढते हैं ताकि मानवता का भविष्य सुरक्षित रह सके। वे अपने समय के असली हीरो थे। उस आदमी ने लड़के से कहा कि एक रंगहीन के लिए पायनियर बनना असंभव है। उसने उसे आदेश दिया कि वह रंगहीन काम पर लौट जाए, उनके गेट पर आना बंद करे और दफा हो जाए। जैसे ही दरवाजा जोर से बंद हुआ, उसने चेतावनी दी कि अगर उसने उसे फिर परेशान किया तो अगली बार वह नहीं चूकेगा। वह कुछ देर बिना कुछ कहे खड़ा रहा। उसकी जेब से छोटा काला जीव बाहर आया, उसे हिम्मत देने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसने धीरे से कहा कि सब ठीक है, अभी और भी जगहें हैं जहां वे कोशिश कर सकते हैं। वह पहले से ही अस्वीकृति का आदी था। हल्की मुस्कान के साथ उसने वादा किया कि एक दिन वह सबसे महान कलरिस्ट बनेगा। उसने नीरो को वापस जेब में डाल दिया, हालांकि वह विरोध कर रहा था। लड़के ने फुसफुसाकर उसे छिपे रहने को कहा। कोई उन्हें देख सकता था। पास की खिड़की से एक अजीब आदमी उनकी बातचीत देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। घंटों की खोज और हर जगह से ठुकराए जाने के बाद लड़के ने अपनी सूची देखी और एक और नाम काट दिया। उसने भारी सांस ली। एक और असफल प्रयास, लेकिन कुछ नहीं किया जा सकता था। आखिरकार वह मारी की वर्कशॉप पर पहुंचा। वह भी उसकी तरह रंगहीन थी। उसे दरवाजे पर देखकर उसने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। वापस आ गए? चेहरे से लग रहा है फिर से ठीक नहीं हुआ है ना? उसने चुपचाप सिर हिलाया। वह आत्मविश्वास से मुस्कुराई और कहा कि लोग टैलेंट पहचान नहीं पाते। उसकी नजर में वह शायद पहले से ही ज्यादातर पायनियर्स से मजबूत था। उसने कंधे उचकाए, कहते हुए कि फर्क नहीं पड़ता कि वह कितना कुशल है, कोई भी रंगहीन को कोर में स्वीकार नहीं करेगा। मारी ने उसे याद दिलाया कि इसके बावजूद वह हर बार ब्लैकलैंड से
सुरक्षित लौट आता है। उसकी क्षमता पहले ही साबित हो चुकी है। उसने धीरे से उसे सुधारा, कहते हुए कि यह सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि नीरो हमेशा उसकी मदद करता है। फिर विषय बदलते हुए उसने पूछा कि क्या वह उसकी लाई स्याही खरीद सकती है। उसने खुशी से हां कहा, यह कहते हुए कि वह उसे अच्छा भुगतान करेगी। जैसे ही उसने स्याही को अपने ऊर्जा उपकरण में डाला, उसने राहत की सांस ली। हाल ही में सप्लाई मिलना मुश्किल हो गया था। लड़के ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि शहर पायनियर्स की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रहा है। मारी ने सिर हिलाया, कहते हुए कि उनकी पूरी जीविका स्याही पर निर्भर है। उसने चिंता से उसकी ओर देखा। वह हर काम करने को तैयार था, फिर भी कोई कोर उसे नहीं लेता। उसे के कहकर बुलाते हुए उसने पूछा कि क्या उसने पहले बताई गई बात के बारे में सोचा। उसने स्वीकार किया कि नहीं, वह जगह उसकी पहुंच से बाहर लगती थी। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले मारी ने उसके सामने मेज पर एक कागज रख दिया। तुम्हें हर चीज आजमानी चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा। तुम कभी नहीं जानते कि क्या हो सकता है, यह तुम्हारा मौका हो सकता है। उसने कागज उठाया और नाम देखकर ठिठक गया, डॉन पायनियरिंग कॉर्प्स, एक एस रैंक यूनिट। उसने हमेशा सोचा था कि अगर वह वहां कोशिश करेगा तो असफल हो जाएगा। क्या उसकी क्षमता सच में उस स्तर पर पहचानी जा सकती है? मारी ने कहा कि यह एक शानदार मौका है जो क्षमता पर आधारित है। अगर वह सच में पहचान चाहता है तो यह सही समय हो सकता है। उसने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया कि बचपन से ही वह कलरिस्ट बनना चाहता था। वह हमेशा उसका साथ देगी। के ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह और देर नहीं कर सकता। उसने डॉन कोर के आवेदन पत्र को उठाया और उसे धन्यवाद देकर चला गया। मारी ने पीछे से आवाज दी, उसे अपना ख्याल रखने को कहा। संकीर्ण गली से अकेले चलते हुए के ने फिर से कागज देखा। समय कम था, उसे जल्दी तैयारी करनी थी। अचानक उसकी जेब में नीरो सतर्क हो गया, खतरे को महसूस करते हुए। उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा कि क्या हुआ। प्रतिक्रिया देने से पहले ही पीछे से कोई आया। वही अजीब लोगों का समूह था जो खिड़की से देख रहा था। अचानक एक धमाका उसकी पीठ पर लगा। वह आगे की ओर गिर पड़ा। तेज दर्द उसके शरीर में फैल गया। उसने चीख मारी और सब कुछ अंधेरा हो गया। कि जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर झटकों से कांप रहा था। हमलावरों में से एक हंसा, कहते हुए कि वह बच गया था। दूसरा, हरे बालों वाला आदमी, ठंडे स्वर में बोला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का वैसे भी जल्द मर जाएगा। किसी को फर्क नहीं पड़ता अगर कोई रंगहीन मर जाए। उसकी जेब से नीरो बाहर निकला, रोते हुए उसकी ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए। के की नजर धुंधली हो गई, होश खोता जा रहा था। बची हुई ताकत से उसने छोटे जीव को भागने का इशारा किया। जब के ने अगली बार आंखें खोलीं, सब कुछ अंधेरा था। हवा सड़ांत से भरी हुई थी। उसने महसूस किया कि वह एक गहरे गड्ढे में पड़ा है, एक खतरनाक जगह। उसके ऊपर हरे बालों वाला आदमी हंस रहा था, कहते हुए कि यह अफसोस की बात है कि वह अभी भी जिंदा है। उसने समझाया कि यह एक स्याही का कचरा गड्ढा है, जहां हर तरह की स्याही मिलकर एक घातक जहर बनाती है जो इंसानों को घोल देता है। यह बिल्कुल सही जगह है, उसने कहा, अनचाहे शवों को खत्म करने के लिए। के की आवाज कांप गई जब उसने पूछा कि वे कौन हैं और उन्होंने उस पर हमला क्यों किया। आदमी मुस्कुराया, जैसे उसे मजा आ रहा हो। उसने कहा कि वे भी उतने ही हैरान थे जितना वह था। उन्होंने नहीं सोचा था कि शैडो डिस्ट्रिक्ट में उन्हें इतना बड़ा खजाना मिलेगा। उसने पास के पिंजरे की ओर इशारा किया जहां नीरो फंसा हुआ था। ऐसा जीव जो इंसानों के आदेश मान सके बहुत दुर्लभ होता है, उसने कहा। ब्लैक मार्केट में इसकी बहुत कीमत मिलेगी। कि का दिल डूब गया। उसके कमजोर शरीर में गुस्सा भर गया जब उसने नीरो के लिए चिल्लाया। वह खड़ा होने की कोशिश करने लगा, हरे बालों वाले आदमी को गाली देते हुए और अपने दोस्त को छोड़ने की मांग करते हुए। आदमी ने उसका मजाक उड़ाया। एक रंगहीन डराने की कोशिश कर रहा है, कितना बेकार, उसने कहा, उसे कॉलर से पकड़ते हुए। तुम जैसे इंसान के लिए ऐसा जीव होना भी बहुत बड़ी बात है। के को देर से समझ आया कि वह कितना लापरवाह था। उसने सालों तक अपमान और भेदभाव सहा था, लेकिन नीरो को खोना, जो उसका एकमात्र परिवार था, असहनीय था। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। मुझसे मत उलझो, उसने गुर्राते हुए कहा। अचानक आदमी रुक गया। के हाथ से अंधेरा निकलने लगा, जैसे स्याही जिंदा हो गई हो। हरे बालों वाले आदमी को तेज दर्द महसूस हुआ, जैसे उसकी जिंदगी खींची जा रही हो।
घबराकर उसने के को गड्ढे में फेंक दिया। घिनौना, उसने कहा पीछे हटते हुए। कि काले गाढ़े तरल में गिर गया। ऊपर खड़े दोनों आदमी हंसने लगे, कहते हुए कि सब खत्म हो गया, अब वे अमीर हो जाएंगे। पिंजरे से नीरो की रोने की आवाज गूंज रही थी, कमजोर लेकिन बेताब। के का शरीर हिल नहीं पा रहा था। वह अब भी नीरो की आवाज सुन सकता था, जो अंधेरे में गूंज रही थी। क्या यही अंत था? उसने सोचा। सब कुछ के बाद क्या यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, उसके पास अब भी एक वादा था। अचानक उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी, ठंडी और दूर। तुम बस खड़े क्यों हो? कुछ कर क्यों नहीं रहे? वह जवाब नहीं दे पाया, बस कमजोर सांस लेता रहा। आवाज और तेज हो गई। क्या तुम इसे ऐसे ही खत्म होने दोगे? नीरो को बचाओ, सब कुछ अपने अंदर लो, हिचको मत, इसे स्वीकार करो। तुम्हारा असली रंग, अब इसे वापस लो, तुम्हारा असली रंग। काली ऊर्जा उसके चारों ओर उठने लगी, ऊपर की ओर घूमते हुए। उसने महसूस किया कि वह उसकी नसों में भर रही है, उसके हर हिस्से में मिल रही है। उसने आंखें खोली और खुद को एक विशाल सफेद खाली जगह में पाया। उसके सामने एक हल्की परछाई खड़ी थी, रोशनी की छाया। अपने हाथों को देखते हुए उसने फुसफुसाया, यह क्या है? क्या हो रहा है? उसे एहसास हुआ कि वह खुद स्याही के अंदर है, अनंत शांति से घिरा हुआ। उसकी यादें धुंधली हो गईं। मैं कौन हूं? उसने सोचा। तभी नीरो की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई आई और तेज उसे पुकारती हुई। उसने सिर उठाया और फिर से उन्हें देखा, दोनों आदमी और पिंजरे में फंसा नीरो। उसका दिल दृढ़ संकल्प से भर गया। उसे नीरो को बचाना था। उसने अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया। गड्ढा फट पड़ा। स्याही की हर बूंद बाहर फटकर फैल गई, पूरे इलाके को भरते हुए। आदमी डर से चिल्लाने लगे। जैसे ही काला तरल एक पल में गायब हो गया, गड्ढे से कुछ विशाल उठने लगा, एक रूप जो पूरी तरह अंधेरे में लिपटा हुआ था। हरे बालों वाला आदमी पीछे हट गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता, उसने फुसफुसाया। गड्ढे से एक गहरा काला हाथ उठा और आगे बढ़ा।